नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं फिर से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यूपीपीसीएस 1991 में आया हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी मुंडक उपनिषद, डी ऋग्वेद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक शाखा कौन है? ये भी यूपीपीएससी 1991 में आया हुआ है। ऑप्शन है ए सांख्य, बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी चार्वाक। भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सांख्य। जो सांख्य दर्शन है दोस्तों, इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल थे। मीमांसा जो है, दो मीमांसा थी, एक पूर्व मीमांसा, एक पद उत्तर मीमांसा, और वैशेषिक के कणाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? ये भी यूपीपीसीएस 1991 में आया हुआ है। ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी कणाद, डी जैमिनी। दोस्तों, पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक थे वो जैमिनी थे, और जो पतंजलि थे वो योग के थे, और ज्ञान के और जो गौतम जी थे वो न्याय के थे, और कणाद के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? ये भी यूपीपीसीएस में आया है। ऑप्शन ए बद्रायण, बी कपिल, सी कणाद, डी गौतम। दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जो है बद्रायण जी थे। कपिल के बारे में हमने बता दिया है, कपिल सांख्य के थे। कणाद के बारे में हमने बता ही दिया है, वो वैशेषिक के थे। और गौतम जी के बारे में बता दिया है, वो न्याय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? दोस्तों, ये भी यूपीपीसीएस 1991 में हुआ आया है। और मैंने जितने क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन किया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो कभी आया ना हो किसी एग्जाम में। ठीक है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है दोस्तों मैंने। और आगे मैंने ईयर्स वगैरह या एग्ज़ाम का नाम लिखना बंद कर दिया है कि किस में आया है, क्योंकि थोड़ा पीपीटी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो किसी में आया नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 78 AD, ऑप्शन बी 101 BC, सी 58 BC, डी 78 BC। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 78 AD। जो कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था ये कनिष्क, इसका राज्याभिषेक 78 AD में हुआ था। इसी वर्ष ने उसे एक शक संवत भी चलाया था, जिसको भारत सरकार वर्तमान में प्रयोग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन भक्ति से हैं, द्वैतवाद से हैं,
विशिष्टाद्वैतवाद से हैं या एकेश्वरवाद से हैं। दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी निम्बार्काचार्य, डी तुकाराम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों निम्बार्काचार्य। ठीक है, और जो निम्बार्काचार्य हैं, तुकाराम जी आपके इसमें बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से थे और वल्लभाचार्य थे जो शुद्ध अद्वैतवाद मत से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजावुर, बी मदुरई, सी महाबलीपुरम, डी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और ये मदुरई तमिलनाडु में है। और ये जो है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो पांड्य वंश के शासकों ने करवाया था और ये जो मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। 2 शैली बहुत ही प्रचलित हैं, द्रविड़ और नागरी। ठीक है, उत्तर भारत में जो है बेशर शैली के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सॉरी, उत्तर भारत में नागर शैली का किया जाता है और बेशर का मध्य भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी मंगेश, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी पुलकेशिन प्रथम। दोस्तों जो चालुक्य वंश का महान शासक था वो करेक्ट आंसर है सी पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों जो सॉरी चालुक्य वंश की प्रधान शाखा वातापी का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। सबसे बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने जो 597 ईस्वी से 609 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश के विक्रमादित्य ने भी 654 से 680 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, एक तो बर्नी ने लिखा है, बर्नी की तारीखी प्रोसाई लिखा है, मीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता ने रिहला नाम की पुस्तक लिखी है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों थोड़ा खांसी हो रही है। ऑप्शन ए 5 जून, बी 10 जून, सी 15 जून, डी 21 जून। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को किसने आज़ाद हिंद रेडियो पर राष्ट्रपिता कह के बुलाया था? महात्मा गांधी को किसने आज़ाद हिंद रेडियो पर राष्ट्रपिता कह के बुलाया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों आज़ाद हिंद रेडियो पर जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया था वो
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कह करके बुलाया था और बोला था कि भारत का जो स्वतंत्र संग्राम शुरू हो गया है और राष्ट्रपिता हमें आपके आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी बाबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी बाबर। बाबर का मकबरा जो है भारत में स्थित न होकर के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। ठीक है, वो काबुल तो भारत में नहीं है ना। और जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था, जो उस समय शाहदरा भारत का ही अंग था, इसलिए वो तो भारत में है ही। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया है, वो भी भारत में है। ठीक है, और हाँ इसके बाद औरंगजेब है ना, औरंगजेब भी भारत में ही दफनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सवाई जयसिंह ने प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए जयपुर, बी उज्जैन, सी अयोध्या, डी जोधपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। सवाई जयसिंह ने जो प्रथम वेधशाला थी जंतर मंतर वो जयपुर में बनाई थी। ठीक है, जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में कई वेधशाला बनाई थी। इनमें से मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला। ठीक है, और इसी जयपुर की वेधशाला द्वारा ही एक सारणी भी तैयार की गई थी जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्शन, ऑप्शन ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, सी पेशवा बाजीराव, डी अकबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है शिवाजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। जो अष्टप्रधान थे उन अष्टप्रधानों को बारे में मुझे लगता है कि सारे लोग नहीं जानते हुए ये कौन क्या क्या थे, मैं बता देता हूँ। पेशवा, पेशवा कौन था? राजा का मंत्री होता था। ठीक है, जो पेशवा होता था उसको राजा का मंत्री कहते थे। आमत्य होता था, एक आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। एक होता था सर ए नौबत जिसको सेनापति कहते थे। चौथा होता था दबीर या सुमंत जिसे विदेश मंत्री कहते थे। पांचवा होता था शुरनवीश या सचिव जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। छठवां होता था पंडित राव जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। एक होता था न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होता था। आठवां होता था मंत्री या वाक्यान्वीस, ठीक है, जो राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए बेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त था वो मूल रूप से जॉन सोर ने 1789 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस भूपद्धति की रूपरेखा जो है जॉनसन ने ही रखी थी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर तथा अभिलेख पाल जेम्स
ग्रांट ने व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया था? कौन कौन थे वो? एक लॉर्ड कॉर्नवालिस और एक राजस्व बोर्ड का प्रधान, या फिर जो जेम्स ग्रांट था उसने विचार करके लागू करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है आपकी ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली या ग्लैडस्टोन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, जो 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था वो पामस्टन था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और विंस्टन चर्चिल थे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और जो एटली थे जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और जो ग्लैडस्टोन थे वो भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यों में अवध का विलय किस आधार पर किया था? डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध जो हमारा एक राज्य था उसको किस आधार पर विलय किया था? ठीक है, डलहौजी की आपको नीतियां पता ही होंगी। ऑप्शन ए कुशासन का आरोप लगाता था, सहायक संधि से किया था, या फिर राज हड़पने की संधि से किया था, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कुशासन का आरोप लगाया था उसने। अवध पर जो है उसने कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, और इसकी आपको पता ही होगा डलहौजी की नीतियाँ क्या क्या थीं। एक विजय द्वारा उनको सम्मिलित करना था राज्यों को, और दूसरा इसका व्यापक सिद्धांत या विलय द्वारा किया जाता था। तीसरा इसका कुशासन था। ठीक है, इन नीतियों से डलहौजी अपने उसमें सम्मिलित करता था, या राज्य हड़पने की संधि थी। ठीक है, इन नीतियों के अनुसार जो डलहौजी अपने राज्य में अपने साम्राज्य में राज्यों को सम्मिलित करता था। और जो सबसे पहले जो राज्य विलय किया गया था वो है सतारा। ठीक है, 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले इसने विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जो यहाँ है वह अन्यत्र है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? ए रामायण, बी भारत, सी गीता, डी राजतरंगिणी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महाभारत। महाभारत में लिखा गया है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो दूसरी जगह पे भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? संसार क्या है? अस्थिर और क्षणिक है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन से, गीता से, वेदांत से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। दोस्तों जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? निम्न में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? स्वर्ण में सोने। ठीक है, सोने की मुद्रा कौन सी है और जो गुप्त काल की है? ध्यान रखना, कौड़ी, दीनार, निस्क, पण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दीनार। दीनार जो है गुप्त काल की सोने की मुद्रा है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विशाखादत्त, बी कालिदास, सी भास, डी तारकनाथ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विशाखादत्त। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। इससे प्राचीन भारत के प्रथम बृहत और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने एक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और आ भी सकता है किसी उसमें एग्जाम में, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड दिस थिंग आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चीन में व्यापारी किसके शासनकाल में भेजे गए थे? चीन में व्यापारी किसके शासनकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग वन, राजेंद्र वन, वन नहीं है एक्चुअली, इनको प्रथम बोलना चाहिए, ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कुलोत्तुंग ने 72 व्यापारियों का दूत मंडल जो है चीन में भेजा था, ठीक है। इससे पहले हमें पता है कि इससे पहले महाराज राज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में अपने दूत भेजे थे, ठीक है, उन्होंने भी भेज रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी निजामुल मुल्क या मीर वांकी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मीर वांकी। मीर वांकी ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल काल के बाबर काल में करवाया था, ठीक है। और बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन हुमायूं, यानी कि हम केवल उसको हुमायूं के नाम से जानते हैं, 30 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? कहने का मतलब ये है, तुर्क था, मंगोल था, अरब था या तुर्क अफगान था। दोस्तों तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अरब था। इस करेक्ट आंसर इज सी। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है अरब ही थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है पता है? बिलादुरी द्वारा एक रचित पुस्तक है फुतूह अल बलदानी तथा चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496 ईस्वी में, 1497 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसका करेक्ट आंसर इज सी। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था और नए मार्ग की खोज कर डाली। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और ये जमोरिन है, जमोरिन का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली से पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो कालीकट के वो जो या तो कालीकट के महाराजा कौन थे, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का किस शासक ने स्वागत किया था, उनका नाम बताइए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ऑप्शन ए सैन्य अभियान, बी भू राजस्व, सी हास परिहास परिहार, डी चित्रकला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी भू राजस्व। टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल जाप्ती प्रणाली के वास्तविक जनक थे। ठीक है, इनकी प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेर शाह ने ही किया था। जो जाप्ता हरशाला की तरह था, बाद में अकबर ने इसे आईन तहसाल का रूप दे दिया और टोडरमल की ही सहायता से अकबर ने आईन तहसाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए सहनाए पील, मीर बख्शी, सी वजीर, डी सवाहेनगार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान था वो मीर बख्शी था। सैनिकों के हुलिया वेतन घोड़ों आदि की जांच करता था। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी वही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ऑप्शन ए 1685, 1686, 1687, 1688। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1686, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। 1676 ईस्वी में बहादुर खान ने बीजापुर पर आक्रमण कर नलदुर्ग और गुलबर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसमें? 1676 ईस्वी में। फिर 1685 ईस्वी में आदिल शाह क्षेत्र पर भी कब्जा करना प्रारंभ कर दिया उसने। तभी जाकर के 1686 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 21 सितंबर 1687 ईस्वी में उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शाहजहां। उपनिषद का फारसी अनुवाद जो है सिर्र अकबर नाम से है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। इसकी रचना दारा शिकोह ने की है, लेकिन ये शाहजहां के काल में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी सासाराम, सी दिल्ली, डी औरंगजेब। दोस्तों शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। करेक्ट आंसर इज बी सासाराम। कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा स्वयं शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था, मरने से पहले ही। ये जो मकबरा है स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है। इसमें पुरानी शैली में और नई शैली में दोनों का प्रवर्तन देखा जा सकता है। डमरू की शक्ल में बना है ये, और इस मकबरे पे हिंदू मंत्रों का भी प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी रामबाग, डी आगरा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है
ये हाँ, एक चीज़ और, सिकंदरा, रामबाग, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब आगरा में ही है, आगरा के ही अंग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदरा। दिस इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर द मकबरा ऑफ आगरा, मकबरा ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर ने सिकंदरा में स्थित मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी, परंतु 1612 ईस्वी में उसने अंतिम रूप से इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। पिरामिड के आकार का है ये, 5 मंजिले मकबरा है ये। इसकी ऊपरी मंजिल का निर्माण जो संगमरमर द्वारा जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? निम्न में से मराठों के उत्कर्ष का कारण नहीं है। ऑप्शन ए धार्मिक चेतना, बी भौगोलिक सुरक्षा, सी राजनीतिक जागृति, डी उच्च नेतृत्व की शक्ति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज सी, राजनीतिक जागृति नहीं थी। महाराष्ट्र की ऊबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति है और वहाँ की जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया। ठीक है, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर में भौगोलिक की स्थिति को मराठों की उत्कर्ष का प्रमुख कारण बताया। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों जैसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और रामदास की शिक्षाओं ने मराठा साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया। ये संत जाति प्रथा का विरोध करते थे तथा स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश दिया करते थे। शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व भी मराठा राज्य के उदय का प्रमुख कारण था। उनमें मराठा समाज के विभिन्न तत्वों को एक करने की अद्भुत क्षमता थी शिवाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, बी टॉमस मुनरो, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टॉमस मुनरो। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार स्वामी होता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि पंजीकृत भूमिदार भूमि का ही स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके पास भूमि को रहने रखने व बेचने का अधिकार होता था और भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित भी होना पड़ सकता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। इस व्यवस्था को मद्रास एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। तो समझ में आया रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। पंजीकृत एक भूस्वामी होगा जिसके पास भूमि रखने बेचने का अधिकार तो होता है, लेकिन अगर उसने कर नहीं दिया तो भूस्वामी के अधिकार से वंचित भी होना पड़ सकता है। दिस इज अ रियल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी डलहौजी, सी चार्ल्स वुड, डी कर्जन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने अपने 1835 के शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की थी। उसने कहा था कि भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। क्या कहा था उसने? भारतीय साहित्य जो है यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं की है। क्यों? कि वो हिंदी तो जानते नहीं है, भारतीय साहित्य तो हिंदी का है पूरा, तो इसलिए उन्होंने हम पे अंग्रेजी थोप दी और आज हम अंग्रेजी टट्टू बने पड़े हुए हैं, जबकि अपनी हिंदी भाषा को भूलते जा रहे हैं, उसका विस्मरण कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है, संस्थाएं भी ऐसी बन गई हैं कि जिनमें हिंदी तो छोड़ दो, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है कि इंग्लिश के बिना कुछ काम ही नहीं होगा।
तो ये बहुत ही दुखद हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जो है अपनी ही भाषा को भूल जा रहे हैं और इंग्लिश को अपनाते जा रहे हैं, जबकि भारत हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति करो, प्रथम जो सबका मूल। अपनी भाषा की उन्नति हम कर नहीं रहे, उन्नति कहाँ है, अवनति करते जा रहे हैं। ठीक है, हमें करनी चाहिए अपनी भाषा की, और उससे हमें गौरव प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं किसी भी देश में, क्या वो अंग्रेजी में भाषण देते हैं? नहीं देते, तो वो हिंदी में है। रेयरली कोई स्पीच उनके लिए तैयार कर दिया तो वो बोल देते हैं, अदरवाइज वहाँ पे ट्रांसलेटर बैठे होते हैं जो कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्न में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, बी धार्मिक ग्रंथ, सी पुरातत्व संबंधी खुदाई, डी मोहरों पर लिखावट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो है ऑप्शन सी, पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों की जो जीविका चलाने के लिए जो मेन साधन था, यानी मुख्य साधन था, वो कृषि थी। वो लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में दोस्तों क्या थी जनता? थोड़ी ना समझ थी, जो बलि एवं कर्मकांड में बहुत विश्वास रखती थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, बी अहिंसा, सी निष्ठा, डी वैराग। दोस्तों इसका सही आंसर है अहिंसा। आपने जैन धर्म का एक स्लोगन भी सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, तो इसलिए अहिंसा उनका आधारभूत बिंदु है। दोस्तों ये पीपीटी जो बनाई गई है वो थोड़ा जल्दी में बनाई गई है, इसलिए सारे जो ऑप्शंस हैं एक अच्छे तरीके से सेटअप नहीं किए गए हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं है, बट डोंट कीप इट इन माइंड। ठीक है, इस चीज़ को आपको निगलेक्ट करना है, हमको सीखना है। ठीक है, इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये सब सीक्वेंसली मिले हैं या नहीं है। तो आपको तो बस सीखना है, याद रखने क्वेश्चंस। आपके जीवन में या आपकी पढ़ाई में ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं करती है कि ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनके ऑप्शंस हैं वो सीक्वेंसली रखे नहीं हैं या रखे हैं, ये मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम में कितने आने की संभावना प्रकट करते हैं आपके लिए। तो ऑप्शंस पे मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और थोड़ी सी मेरी भी इसमें गलती है कि पीपीटी जब बनाई है तो मैंने पहले उसको चेक नहीं किया है, सीधा बनवा करके आपके लिए क्वेश्चंस देना शुरू कर दिया है। सो सॉरी फॉर दैट, सो डोंट कीप इट इन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? ऑप्शन ए महावीर, बी शंकराचार्य, सी महात्मा बुद्ध, डी गुरु नानक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला
जो प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द ऑप्शन करेक्ट, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 42, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से? तो जैन धर्म से ये शब्द जो है तीर्थकर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, और वो 24 नंबर के जैन तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल का आदर्श कल्याणकारी राज्य, अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उसने अपने प्रथम शिलालेख में सब मनुहस से मम पजा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है का एक आदर्श स्थापित किया था। उसका धम्म, करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन इलाही की घोषणा की, जो एक एकेश्वरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों ने भी इनसे संबंधित रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सतवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सतवाहन, ऑप्शन ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सतवाहनों का प्रभुत्व रहा। इस युग के शासकों में गौतमीपुत्र सतकर्णी और यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख शासक रहे। सतवाहनों का शकों से लंबा संघर्ष चलता रहा। पल्लव वंश की राजधानी का, पल्लव वंश की जो स्थापना का श्रेय जो सिंह विष्णु को दिया जाता है, जिसने दक्षिण में चोलों को पराजित किया था। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सतवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति बाका टकों ने भी प्रभुत्व स्थापित जमाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, करेक्शन, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 चैत्य हैं और शेष विहार हैं। चैत्य और विहार समझते होंगे आप लोग। अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं को 1819 में मद्रास रेजिमेंट ने खोजा था। अध्ययन 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं, और ये चैत्यगृह शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया और अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज में हस्तांतरित कर दी। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। इसके विषय में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मिलती है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा उसकी कहानी, आत्मकथा भी लिखी गई है, हर्षचरित। आत्मकहानी नहीं बोल सकते, आत्मकथा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों इसमें से जो श्वेत पत्र पर अधिनियम आधारित था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था,
ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? 4 राष्ट्र दे दिए हैं आपको और उनमें से बताना है कि वो पहला देश था, वो पंथ निरपेक्ष देश कौन था। ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी फ्रांस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, कनाडा विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राज्य था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है कोविड-19 को लेकर के। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 एक महामारी है। जाने अनजाने में हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं, जिसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। और ऐसी कहते हैं ना कि चाइना की चीज़ चले तो चाँद तक, चले तो शाम तक, नहीं चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाली कहानी है। लेकिन चाइना ने बहुत टिकाऊ वायरस दिया है आप लोगों को, और उसकी हरकतें तो ऐसी भी हैं कि वो करता कुछ है और दिखाता कुछ है। भारत की स्थितियों में हंस रहा है। दोस्तों हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को मार दे, बशर्ते है कि आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी कि हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथों को धोते रहना है, अपने नाक कान और आँखों को छूने से थोड़ा सा बचाव करना है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उनको फॉलो करना है। जिस जगह पे लॉकडाउन है प्लीज़ फॉलो कीजिए, मत निकलिए। अनावश्यक बाहर घूमना क्या है, गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में आपको अनावश्यक घूमने की ज़रूरत क्या है? अपने घर पे रहिए। मैंने एक छोटे से बच्चे का वीडियो देखा था, जिसमें वो बच्चा बोल रहा है कि हम अगर अपने दफ्तर में हैं तो उस दफ्तर में हम बॉस से कई तरह के बहाने बनाते हैं। बॉस आज हमें छुट्टी चाहिए, आज बाबा बीमार है, आज पापा बीमार है, आज मम्मी बीमार है, आज बच्चा बीमार है। जब कोरोना के टाइम में आप लोगों को घर बैठने की इजाज़त दी जा रही है, तो फिर भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? उस बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक मधुर वाणी में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा उस बच्चे का वीडियो। तो जब आपको मौका मिल रहा है तो अब आपके दोस्तों मन में ऐसे विचारों का उद्भव हो रहा है कि हमें तो बाहर घूमना है। अरे किस लिए घूमना है? ज़िंदगी रहेगी तो बाहर क्या हर जगह घूमो। दोस्तों आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोरोना हमारी मृत्यु आ गई है तो भैया कोई रोक नहीं सकता है। ये बात सत्य है, ये अटल सत्य है कि जिसकी मौत है और आ गई है तो वो निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ विधान रचा हो आपके लिए कि आप सावधानियां बरतेंगे तो आपकी उम्र थोड़ी बहुत इतनी लंबी भी हो सकती है, आप नहीं बरतेंगे तो यहीं छोटी होकर के ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपनी फेट पे क्यों विश्वास करते हो कि हमारा तो क्या बोलते हैं इसको यार, फेट मीन्स क्या होता है हिंदी में? इसका एक भाग्य समझ लो, भाग्य। भाग्य पे भरोसा क्यों करते हो? दोस्तों भाग्य क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज के कर्म कल का आपका भाग्य बनते हैं। आपने आज जो कर्म किए हैं वो कल आपका भाग्य बनेंगे, आपकी किस्मत बनेंगे।
हाँ, ऊपर वाला कुछ विधान रच के रखता है कि आप ये जो करोगे तो जब भी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने देखा है कि इस कोरोना काल में लोगों को सड़कें खाली मिल रही हैं और लोग सड़कों पे वॉकिंग कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये समय सही नहीं है। अपने घर में रहो, घर की छत पे वॉक करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अरे आपको एक बार लग गया तो आप सोचिए कि आपके परिवार की स्थिति क्या होगी। पूरा परिवार लॉक कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, घर में ही रहो। पर तो आप तो यहाँ आज वॉकिंग कर रहे हो, कल आप सब्जी लेने के लिए बाहर तक नहीं जा पाओगे। ज़रूरत के हिसाब से बाहर जाओ। जहाँ ज़रूरत नहीं है तो किस लिए व्यर्थ में बाहर जाना। और एक बात और है कि मास्क पहन के रखना है। अननेसेसरी किसी से भीड़ में नहीं जाना है। अननेसेसरी किसी से वार्तालाप नहीं करना है कि जो ज़रूरत नहीं है तो वहाँ किसी के जा कर के झुरमुट नहीं बना देना है कि भैया झुरमुट बना दिए, यहाँ पे झुंड है। ठीक है, झुंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दोस्तों, हमसे कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। एक गवर्नमेंट ने जो सिस्टम फेलियर कह सकते हैं आप इसको, कुछ पहले से ही गाइडलाइंस जारी नहीं की। मैंने देखा था कि पोलिंग बूथ्स पे इतनी कोई सुविधा नहीं की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और जो वोटर्स थे उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा था। हर किसी को ज़रूरत थी कि हमें अपना वोट जल्दी से जल्दी डालना है और भागना है यहाँ से। क्यों भैया? अरे आपकी ज़िंदगी है, आप थोड़ी सी डिले डाल दोगे तो कोई बात नहीं है यार। लेकिन एक फेलियर ये था, और कुछ हमारा फेलियर ये है कि हम लोगों ने सोचा कि कोरोना तो अब चला गया है, ख़त्म हो गया है। बट ये पूरी तरह ख़त्म थोड़ी हुआ था। हमने उसको लाइटली ले लिया। अब लाइटली ले लिया तो हमारे ऊपर अब वो हावी है। अब तो बताते हैं कि भैया हवा में भी फैल गया है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है, सांस भी हमें छान कर लेनी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज, फेस मास्क प्लीज़ यूज़ कीजिए। अननेसेसरी मत घूमिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं घूमिए। और अपने घर परिवार के सभी बुजुर्ग, छोटे बच्चे, खुद का सबका ख्याल रखिए। अपने शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बनाए रखिए। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं कुछ, उनको यूज़ कीजिए। तुलसी के पत्ते खाली पेट रोज़ाना खाइए। नींबू रस लीजिए गुनगुने पानी के साथ। नींबू के पानी डाल करके नींबू का रस डाल करके गुनगुने पानी में गरारे कीजिए। ठीक है, जिस तरह से आप अपना इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हो। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका डाउन है तो आप डाउन हैं। इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो दोस्तों, खुद का बचाव खुद के हाथों में। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए और गलत अफवाहों के चक्कर में न पड़ें। कुछ लोग गलत अफवाहें भी उड़ा रहे हैं, जैसे कि जहाँ तक कि मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में एक चैट देखी थी। एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, MBBS MD हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि उसमें वैक्सीन में जहर मिलाया है। अरे भैया, वैक्सीन में जहर क्यों मिलाएगी गवर्नमेंट? बेवकूफ़ है क्या? इन अफवाहों पे मत जाइए। आपका नंबर आ रहा है वैक्सीन का, तो आपके नाम की वैक्सीन है, प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए उसको, इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि
आपके चांसेस इतने नील हो जाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो 0.004% आपके चांस ऐसे रहेंगे कि आपके अनलक के लिए कुछ हो, अदरवाइज इट्स 100% श्योर कि आपको कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों अफवाहों पे भरोसा न कीजिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और बाकी इस वीडियो में कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में आपका स्वागत है, आप मुझे बता सकते हैं। और जो अरेंजमेंट है ऑप्शंस का, कुछ क्वेश्चंस में जो अरेंजमेंट था एक पर्टिकुलरली सेटअप में नहीं था, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि उनका अरेंजमेंट आपके जीवन में मायने नहीं रखता है, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। एक और चीज़, ये जो क्वेश्चंस मैंने जितने भी आपके लिए तैयार किए हैं, 48 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में, तो वो ये मत सोचिएगा कि किसी एग्ज़ाम में नहीं आए तो ये फालतू फंड में बना दिए हुए, नहीं, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और हर एक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए उतने ही मायने रखता है जितना कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उस सन में आया था, उसने जितना इम्पोर्टेंस रखा था ये भी उतना ही रखता है। सो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, वीडियो पूरा देखा करो, अंत तक देखा करो। कुछ डाउट है, कुछ मुझसे गलती हुई है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कमेंट में, और 100% मैं उस पर विचार करूँगा। जहाँ तक कि देखो, ये जीभ है, जीभ मांस की है, बोलने में हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है, और क्वेश्चन सामने आपके डिस्प्ले पे कुछ और ही है, बट देयर में भी ये मिस्टेक, ठीक है। सो उसको आप जो है इग्नोर करेंगे, और जिस भी भाई बहन को पता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है उस क्वेश्चन में, आप मुझे करेक्ट करेंगे, कमेंट में पॉजिटिवली मुझे बताएंगे। सो प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ फिर से आपसे एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और भारत के आने वाले भविष्य के लिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो बनाऊं। तो जय हिंद दोस्तों। कोरोना काल में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। एकजुट रहने का सेंस मेरा ये नहीं है कि आप लोग झुंड बनाओ, हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत के साथ ही आपको कुछ करना है। भारत देश हमारा है, हम भारत के हैं। जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करना, जिनको खाना वाना नहीं मिल पा रहा है, जो समर्थ हैं वो लोग गरीबों की मदद ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जिसकी मदद करेंगे ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और विशेषकर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उनको थोड़ा सा भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों कि हम लोग झेल सकते हैं, नन्हे मुन्ने जो हमारे फूल हैं बेचारे, वो इन चीज़ों को नहीं झेल पाते। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष कर ध्यान दीजिएगा, नन्हे मुन्ने फूल अपने और बुजुर्ग दोनों का तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा आने वाला भविष्य है, और बुजुर्ग हमारे भूतकाल निकल चुके हैं और वर्तमान में हमारे साथ हैं, हमारे दोनों चीज़ हैं वो तो, ठीक है। तो बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। प्लीज़ आप सबसे मेरी यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, विनम्र विनती है, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी and please follow the COVID rules and don't go unnecessarily outside your home and be isolated at your home. So please इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद।